बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा उपयोगी भी है। मित्रों, उस टॉपिक पर चर्चा करें इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टॉपिक का नाम है विराम चिन्हों का उपयोग। कौन कौन से विराम चिन्ह हैं और कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है। इससे भाषागत स्तर जो भाषा का जानने वाला है, जो सीखने वाला है विद्यार्थी का, बहुत उच्च स्तर का हो जाता है। और परीक्षा में भी, प्रतियोगी परीक्षाओं में और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा क्या किसी भी कक्षा की परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो मित्रों, मैं अब स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक को जिसका नाम है विराम चिन्ह और विराम चिन्हों का उपयोग। मैं बता दूं कि बोलना एक विशिष्ट कला है जिसका आवश्यक गुण यह है कि सुनने वाला या सुनने वाले बोलने वाले के भाव को अच्छी तरह समझ सके। इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि बोलने वाला बीच बीच में आवश्यकता अनुसार कुछ ठहर कर बोले। यही क्रम बोलने में होता भी है। वह किसी पद, वाक्यांश या वाक्य को बोलते समय ठहरता जाता है। इस विश्राम को व्याकरण में विराम कहते हैं। लिखते समय ऐसे स्थानों पर कुछ चिन्ह लगा दिए जाते हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। शाब्दिक अर्थ के अनुसार विराम का अर्थ होता है रुकाव, ठहराव अथवा विश्राम। बोलने में कहीं समय लगता है और कहीं ज़्यादा समय लगता है। इसी दृष्टि से चिन्ह भी कम समय और अधिक समय के अनुसार अलग अलग होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और भी चिन्ह होते हैं जिनका अध्ययन साहित्य के विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। चिन्हों का महत्व इतना अधिक है कि भूल से गलत स्थान पर चिन्ह लगा देने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अतः चिन्ह लगाने में पूर्ण सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए देखें, रुको मत जाओ। अगर इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो अलग अर्थ होगा। रुको मत जाओ में रुको के बाद अगर अल्प विराम है तो रुको मत जाओ, मतलब निषेध हो गया। पहले वाले में कोई चिन्ह नहीं है लेकिन इसमें रुको मत जाओ। अब आता है रुको मत जाओ, तो रुको मत के बाद अगर अल्प विराम लगा दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा रुकने का निषेध। राष्ट्रभाषा हिंदी में आजकल उसके विकास के साथ साथ विराम चिन्हों की संख्या और प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है। और प्रमुख विराम चिन्ह जो हैं वो आपको पता है कितने हैं। यहाँ पर 16 विराम चिन्हों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक, संयोजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, उद्धरण या अवतरण चिन्ह, लोप निर्देशक, आदेश चिन्ह, लाघव चिन्ह, हंस पद, बराबर सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति बोध चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह। इस तरह के चिन्ह हैं। अब सबसे पहले जो चिन्ह आता है जिस पर हम बात करेंगे वह है अल्प विराम। यह चिन्ह उस स्थान पर लगाया जाता है जहां वक्ता बहुत ही कम समय अथवा थोड़े समय के लिए रुके। जैसे आरती, शारदा, दिव्या आज कानपुर से लौट आएंगी। यहाँ आरती, शारदा पर थोड़ा थोड़ा विराम है। आरती, शारदा और दिव्या पर वह आएगा परंतु रुकेगा नहीं। इसमें भी थोड़ा सा रुकावट है। अतः हम कह सकते हैं यह चिन्ह उस स्थान पर लगाया जाता है जहां वक्ता बहुत थोड़े समय के लिए रुकता है। इसके बाद आता है अर्धविराम। अर्धविराम किसे कहते हैं ये भी जान लें। और अर्धविराम का चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है। अर्धविराम के चिन्ह का प्रयोग उस समय किया जाता है जबकि अल्प विराम से कुछ अधिक समय तक रुकना हो, मतलब अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा। इसका प्रयोग प्रायः दो स्वतंत्र उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। दो स्वतंत्र उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए देखें, जो उदाहरण दिया है मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी। ये पहला उपवाक्य। दूसरा उपवाक्य है चार पक्षी फड़फड़ाकर जमीन पर गिर पड़े या गिरे। तो यहाँ पर पहला भी उपवाक्य है, दूसरा भी उपवाक्य है। तो इनको यदि मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी और यहाँ पर बीच में अर्धविराम लगा दें, चार पक्षी फड़फड़ाकर जमीन पर गिर पड़े, अर्थात इन दोनों वाक्यांशों का या उपवाक्यों का आपस में संबंध है, तो यहाँ पर अर्धविराम लगेगा बीच में। इसके बाद पूर्ण विराम आता है। पूर्ण विराम वाक्य पूरा होने पर कुछ अधिक समय के लिए रुकना होता है, मतलब अल्प विराम से और अर्धविराम से ज़्यादा।
इसलिए प्रत्येक वाक्य की पूर्णता पर इस चिन्ह का प्रयोग लगाया जाता है। अर्थात ये मान लिया जाता है वाक्य का ध्येय उस वाक्य में पूरा हो रहा है। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, अर्थात ये वाक्य पूरा हो गया। इस तरह या बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ अथवा आज़ाद हुआ, मतलब वाक्य पूर्ण। मैंने खाना खा लिया है, पूर्ण विराम। इस तरह से पूर्ण विराम हो जाता है। एक चीज़ और भी है पूर्ण विराम के बारे में, कुछ लोग इस चिन्ह को पूर्ण विराम के स्थान पर केवल विराम कहते हैं, जो डंडा सूचक है, एक डंडा सूचक, और पूर्ण विराम के चिन्ह को 2 खड़ी लकीर, 2 लाइनें को मानते हैं। और साधारणतः 2 खड़ी लकीर वाले इस चिन्ह का प्रयोग पद की पूर्णता पर किया जाता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे देन कहे नट जाए। पहली पंक्ति में 1 और दूसरी में 2 डंडी, तो इसको कहते हैं पूर्ण विराम, लेकिन ये पद्य साहित्य, काव्य साहित्य में प्रयुक्त होता है। अब आता है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह किसे कहते हैं तो हम देख लें। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर लगाया जाता है। इस वाक्य में क्या होता है कि बीच में क्या, कहाँ, कैसे या पहले, क्यों, कब, क्या आदि शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, यह किसका घर है, तुम्हारा क्या नाम है, आपको कहाँ जाना है, आदि आदि। इस तरह से कह सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर आता है। अब आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक अर्थात इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय आदि सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में किया जाता है, जहाँ पर विस्मय आ रहा हो। संबोधन कारक की संज्ञा के अंत में भी इसे लगाया जाता है। आपको मालूम है संबोधन कारक में हो, ए, अरे इत्यादि शब्द आते हैं और वहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। तो एक बार फिर से देख लें। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग विस्मयादि आदि सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में किया जाता है और संबोधन कारक के अंत में भी इसे लगाया जाता है। अरे तुम अनुत्तीर्ण हो गए, हे ईश्वर उसकी रक्षा करो, हाय इसका बुरा हुआ। तो इस तरह यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। अब आता है संयोजक चिन्ह। इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों के मध्य में होता है। ये छोटी सी लाइन होती है, छोटी सी पंक्ति होती है। जैसे हे हर हर, हे हर हार आहार सुत, मैं बिनबत हूँ। तो यहाँ पर देश देश है। उदाहरण के लिए जैसे राजा रानी लिखा, पिता पुत्र लिखा, पति पत्नी लिखा। इस तरह के शब्दों के बीच में भी संयोजक चिन्ह आता है। तो हम कह सकते हैं इस चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों के मध्य में होता है। इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। संयोजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। अब आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में थोड़ा बड़ी पंक्ति होती है, बड़ी लाइन खींची जाती है संयोजक चिन्ह की तुलना में। इस चिन्ह का दूसरा नाम विवरण चिन्ह भी है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब किसी वाक्य के आगे कई बातें क्रम में लिखी जाती हैं। इसे आदेश चिन्ह भी कहते हैं। जैसे निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा लिखो, ऊर्जा, मापन, शक्ति आदि। अर्थात लाइन खींच दी, आदेश भी दे दिया है कि इनकी परिभाषा लिखो। या फिर उदाहरण की संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की परिभाषा लिखिए। अब आता है निर्देशक चिन्ह के बाद हम देखते हैं कि कोष्टक का चिन्ह आता है और अन्य भी चिन्ह आते हैं। लेकिन एक बार फिर इसे देख लें निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का दूसरा नाम विवरण चिन्ह भी है। इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब किसी वाक्य के आगे कई बातें क्रम से लिखी जाती हैं। इसे आदेश चिन्ह भी कहते हैं। तो मित्रों, ये है निर्देशक चिन्ह। और निर्देशक चिन्ह जैसा इसके शब्द में लिखा है निर्देश, इसमें निर्देश जारी होते हैं, अर्थात आदेश जारी होते हैं या विवरण लिखा जाता है।
अब हमने बताया आपको कि कोष्टक आता है। कोष्टक का चिन्ह आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है। कोष्टक का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। किसी विषय के क्रम बतलाने के लिए अक्षरों या अंकों के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे व्यक्तिवाचक संख्या है, जातिवाचक संख्या है, और वाक्य के मध्य में किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे किसी का नाम राम, उदाहरण के लिए राम, तो कोष्टक में हम लिख सकते हैं दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र। या हे कौन्तेय तू क्लैब्यता को प्राप्त ना हो। हे कौन्तेय, कौन्तेय के कोष्टक में हम लिख सकते हैं अर्जुन। क्लैब्यता का अर्थ होता है कायरता, कायरता लिख दें तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है। हे कौन्तेय अर्जुन तू क्लैब्यता, कायरता को प्राप्त ना हो। नाटकों में अभिनय को प्रकट करने के लिए भी कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई पात्र बोलता है, महाराणा प्रताप बोले, तो कोष्टक में क्रोध से, नहीं ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मानसिंह कोष्टक नम्रता से, राणा हट ना करो, बात के मान लेने में तुम्हारा हित है। तो इस तरह से कोष्टक का प्रयोग जगह बेजगह होता है। अब आता है उद्धरण अथवा अवतरण चिन्ह। आप पहले चिन्ह को देख लें, ये दो तरह के होते हैं, एक सिंगल वाला मतलब एकल और एक युगल। तो हिंदी में इस चिन्ह के अन्य नाम भी हैं, जैसे इसे उल्टा विराम, युगल पास आदि भी कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी व्यक्ति की बात या कथन को उसी के शब्दों में लिखना होता है। यह चिन्ह वाक्य के आदि और अंत में लगाया जाता है। इकहरे और दोहरे चिन्हों में भी अंतर है कि जब किसी उद्धरण को लिखना होता है तो दोहरे चिन्ह लगाए जाते हैं, किंतु वाक्य के मध्य में यदि आवश्यकता हुई तो इकहरे उद्धरण चिन्ह को लगाया जाता है। उदाहरण के लिए उसने आगे कहा, दुनिया में सच्चा ईमान मानव धर्म है। अब ये पूरी पंक्ति में दोहरा चिन्ह लगेगा। उसने आगे कहा, दुनिया में सच्चा इंसान मानव धर्म है, इसमें लगेगा उद्धरण चिन्ह, किंतु मानव धर्म जो है वो इकहरे चिन्ह के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह इकहरे और दोहरे उद्धरण चिन्ह का भी भाव आप समझ गए होंगे, अर्थ समझ गए होंगे। अब आता है लोप निर्देशक चिन्ह। लोप निर्देशक चिन्ह में या तो डेश होता है या क्रॉस की लाइन है। इन चिन्हों का प्रयोग तब होता है जबकि कोई लेखक किसी का उदाहरण देते समय कुछ अंश छोड़ता है। इनका प्रयोग निम्नानुसार किया जाता है, देखें नीचे। उस स्थिति में जब लेखक किसी लंबे विवरण को छोड़कर आगे की बात लिखना चाहता है तब वह 4-5 ऐसे निशान लगा देता है। जैसे देखें उदाहरण के लिए, आग का वह दृश्य था, सर्वस्व नाश की विभीषिका थी, चारों ओर से लोग दौड़ रहे थे, और फिर ये निशान लगा दिया। इन क्रॉस के निशान से या लोप निर्देशक चिन्ह से स्पष्ट हो गया आगे की भी कहानी है, और बाद में कह दिया संपूर्ण गांव जलकर सुहा हो गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि आग का वह दृश्य था, सर्वस्व नाश की विभीषिका थी, चारों ओर से लोग दौड़ रहे थे, और भी कहानी है, लेकिन अंत में क्या हुआ कि संपूर्ण गांव जलकर सुहा हो गया। जब कुछ शब्द या वाक्य छोड़ने होते हैं तो डेश करके इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बम्बई खाली जगह नगर है, रिक्त स्थान की पूर्ति भी कर लेते हैं। इसके बाद आता है आदेश चिन्ह। जब प्रश्न ना पूछा जाकर सीधा सीधा आदेश दिया जाए, जब प्रश्न ना पूछा जाए और सीधा आदेश दिया जाए, वहाँ पर आदेश चिन्ह होता है। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे महाभारत के 5 पात्रों के नाम लिखिए, किन्हीं 5 चीनी यात्रियों के नाम लिखिए, 5 प्रश्नों के उत्तर दो आदि। इस तरह ये आदेश चिन्ह कहलाता है। जब प्रश्न ना पूछा जाए सीधा आदेश दिया जाए तो वहाँ पर आदेश चिन्ह लगता है। अब आता है लाघव चिन्ह, छोटी सी बिंदु वाला। जब किसी प्रसिद्ध शब्द को पूरा ना लिखकर संक्षेप में लिखा जाए या लिखा जाता है तब उसका प्रारंभिक अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह बिंदी लगा दी जाती है, तो वह चिन्ह लाघव चिन्ह कहलाता है।
एक बार फिर से देख लें, जब किसी प्रसिद्ध शब्द को पूरा ना लिखकर संक्षेप में लिखा जाता है तब उसका प्रारंभिक अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह अर्थात छोटी बिंदु लगा दी जाती है। जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो यहाँ पर ही पर बिंदी, सा पर बिंदी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बा पर बिंदी, ही पर बिंदी और विश्वविद्यालय पर बिंदी। इसी तरह जैसे मध्य प्रदेश राज्य, राज्य, मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस। तो इस तरह से ये कहलाता है लाघव चिन्ह। अब आता है हंस पद। इस चिन्ह का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई शब्द या बात वाक्य लिखते समय मध्य में छूट जाए। कोई शब्द कई बार लिखते लिखते छूट जाता है तो इस निशान को, जो चिन्ह दिया है, इसको लगा देते हैं। उस स्थिति में नीचे इस चिन्ह को लगाकर ऊपर वह शब्द लिख दिया जाता है और वह शब्द मान लिया जाता है कि ये वाक्य पूर्ण अथवा सही हो गया है। उदाहरण के लिए देखें, मैंने पास जाकर देखा गुलाब का फूल था। अब छूट गया वह, तो हमने हंस पद लगाया और वह लिख दिया, मैंने पास जाकर देखा वह गुलाब का फूल था। अब आता है बराबर सूचक शब्द। बराबर, इस चिन्ह को तुल्यता सूचक चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग समानता दिखलाने के लिए किया जाता है। गणित में और संधियों में इसका प्रयोग बहुत होता है। उदाहरण के लिए देखें, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। इसी तरह गणित में करते हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab। तो इस तरह देखा जाए हिंदी भाषा में संधियों में और गणित में इसका प्रयोग बहुत होता है। एक बार फिर देख लें, बराबर का जो चिन्ह है उसे देख लें, दो बराबर की रेखाएं। इस चिन्ह को तुल्यता सूचक चिन्ह भी कहते हैं। यदि कहीं पर पूछ लिया जाए परीक्षा में तो हम बता सकते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह बराबर सूचक चिन्ह को कहते हैं। अब आता है पुनरुक्ति बोध चिन्ह। इसमें नीचे की तरफ दो निर्देश लगे होते हैं और इसका प्रयोग भी गणित में बहुत होता है। उस स्थिति में जबकि ऊपर कही हुई बात अथवा शब्द को नीचे की ओर उसी रूप में लिखना होता है तो इस चिन्ह को लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है यह वही शब्द है जो ऊपर लिखा हुआ है और लिखने वाले को वह सारा लिखना नहीं पड़ता, बल्कि इस चिन्ह से पढ़ने वाला या समझने वाला ये समझ जाता है कि ये क्या है। जैसे उदाहरण दिया, उदाहरण भी गणित का ही है। चूँकि 5 आदमी किसी काम को करते हैं 20 दिन में, इसलिए एक करेंगे, एक आदमी करेगा 20 × 5 मतलब 100 दिन में, इसलिए 20 आदमी लग जाए तो 20 × 5/20 अर्थात 20 से 20 क्रॉस 5 आ गए तो 5 दिन में कर लेंगे। ये जो निशान लगा है बीच में, ये यही है पुनरुक्ति बोध चिन्ह कहलाता है, जो ये सिद्ध करता है कि ऊपर जो लिखा है वही नीचे लिखा है। अब आता है समाप्ति सूचक चिन्ह। क्रॉस की लाइन है और दोनों आदि निर्देश चिन्ह जैसे। इस चिन्ह का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई लेख, अध्याय, परिच्छेद, पुस्तक आदि संपूर्ण हो गए हों, पूर्ण हो गए हैं। जैसे इस प्रकार किसी पुस्तक में, आज़ादी से संबंधित पुस्तक है, उसमें दिया हो कि इस प्रकार देश स्वतंत्र हुआ, दुर्योधन का वध हुआ और महाभारत समाप्त हुआ। तो मित्रों, ये था विराम चिन्ह और विराम चिन्ह के प्रयोग का एक बड़ा वीडियो और बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप बिल्कुल कई बार देखें और वीडियो पूरा देखें। तो वीडियो कैसा लगा ये बिल्कुल सुझाव में लिखें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।